हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर नंबर 5 विधायी का, जिसका नाम है। एंड मैं इसका चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्यपालिका करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। जैसे कि हमने अपने जो कार्यपालिका है उसमें हमने समझा था कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं और उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, शक्तियों का वितरण किस तरीके से हुआ था, सारी चीज़ें हमने अपनी कार्यपालिका में समझी थी। और मेनली कार्यपालिका का कार्य क्या होता है वो भी हमने समझा था। आज हम समझेंगे कि जो हमारा विधायिका है उसका कार्य क्या होता है, उसके अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, सभी चीज़ें हमें आज क्लियर करनी है। ठीक है, और इस वीडियो से आपका जो पूरा चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं चाहते कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो भी आप अगर ये पूरा का पूरा सपोर्ट मटेरियल से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे अगर आप एक बार रीड कर लेंगे और मेरी वीडियो को देख लेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा सारा चैप्टर। एंड देन मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना दूंगी अगर आप बोलेंगे तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देखो, सबसे पहला बात क्या है यहाँ पे हमारे पास कि जो विधायिका है वो क्या होती है। विधायिका आप सभी को पता है, विधायिका वो होती है जो कि कानून को बनाती है। कौन होती है विधायिका? जो कानून को बनाती है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर इंडिया में जो भी कानून बन रहे हैं, चाहे वो शादी को लेकर हो, जैसे कि शादी की एक एज लिमिट रखी गई है ना कि इस एज लिमिट के बाद ही शादी कर सकते हैं, और वोटिंग देने का जो अधिकार है उसका कानून, सार्वभौमिक मताधिकार जो है उसके तहत क्या है कि 18 साल का या फिर उससे अधिक जो है वही वोट डाल सकते हैं, उससे जो छोटे हैं वो नहीं डाल सकते। तो जितने भी कानून हैं ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं हमारी विधायिका ने। यानी कि जो भी कानून निर्माण का जो कार्य होता है वो होता है विधायिका का। और कानूनों को लागू करवाना यानी कि कानूनों का क्रियान्वयन करवाना यानी कि कानून को फॉलो करवाना किसका कार्य होता है? कार्यपालिका का, जो कि हम अपने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और फिर इसके बाद यानी कि जो विधायिका है उसके बाद हमारा लास्ट आता है चैप्टर आपका न्यायपालिका, जो हमारे सिलेबस में है और हमें करना है। तो इसके बाद आपका न्यायपालिका करवाऊंगी। न्यायपालिका कौन होता है? जो लोग ये कानून हमारे बने हुए हैं उनका जो उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए जो सज़ा होती है वो कौन तय करती है? वो तय करती है न्यायपालिका। यानी कि जो भी न्याय से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, यानी कि व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, जो लड़ाई हो रही है जिन व्यक्तियों के बीच में, उनको न्याय दिलाना है तो वो कौन दिलाएगा? वो दिलाएगा न्यायपालिका। ठीक है, तो क्लियर है विधायिका कौन होती है? जो कि कानूनों का निर्माण करती है। तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। जो संघ है उसकी विधायिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। हमारे यहाँ पे विधायिका को संसद कहते हैं। ये बात गांठ मान लीजिए, बिल्कुल सच में ये बात आपके क्वेश्चन में आ सकती है कि जो संसद है वो कौन होती है, तो आपको फिर विधायिका की ही डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाकर पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया यह राष्ट्रपति और दो सदनों, जो राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा और जनता का सदन यानी कि लोकसभा कहते हैं। हम सभी को पता है संसद के दो सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि एक तो होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो लोकतंत्रीय शासन है उसमें विधायिका का क्या महत्व है और ये ज़रूरी क्यों है, यानी कि विधायिका होना ज़रूरी क्यों है। तो ये इसके ऊपर बात करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विधायिका खाली कानून ही बनाती है या फिर कानूनों का ही निर्माण करती है, वो बाकी बहुत सारे कार्य जो है वो विधायिका यानी कि संसद जो है वो करती है। तो वो सभी के सभी कार्य हमें आज जो है अच्छे से समझने हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहली बात लोकसभा यानी कि निम्न सदन और राज्यसभा यानी कि उच्च सदन। याद रखिएगा, लोकसभा कौन होती है? जो पूरे राष्ट्र की होती है, और राज्यसभा राज्यों की होती है। ठीक है, तो लोकसभा जो कि प्रत्यक्ष चुनाव से की जाती है, यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से की जाने वाली जिनका चयन होता है वो होती है लोकसभा। और राज्यसभा होती है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है इनका चयन, तो ये होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में हम प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा की जाती है, इसलिए जो लोकसभा है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ जो हैं वो देखी गई हैं आज तक राज्यसभा के कंपैरेटिवली। अब बात करते हैं कि जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, जिसके मैंने आपको बताया विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन होती है? जो कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो कानून क्रियान्वयन करती है। और जो न्यायपालिका है वो न्याय जो है वो करवाती है। ठीक है,
अब उसके बाद इन्होंने बताया कि विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसीलिए जनता की प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करते हैं। जो विधायिका है उसका चुनाव कौन करती है? जनता करती है, यानी कि हम सभी लोग जो हैं वो करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इसको कानून बनाने का अधिकार होता है, क्योंकि अब हम जब इनको जिता रहे हैं, इनका चयन जब जनता कर रही है, तो सीधा ऐसा माना जाता है कि जो कानून निर्माण है वो भी एक तरीके से जनता की सहमति के द्वारा ही बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी बहस, विरोध, प्रदर्शन, भरगर्मी और जो भी ये सरकार होती है और संयोग आदि अत्यंत जीवंत बने रखती हैं। यानी कि इसमें बहुत सारी बहसें होती हैं। आप सभी ने देखा है, कभी टेलीविज़न में देखा होगा कि हम अगर न्यूज़ चैनल चला दें और कोई संसद की रिपोर्ट वहाँ पर दिखा रहे हैं, न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारी बहस होती है। देखने में वो समझ में भी नहीं आता कि ये बहस आखिरकार चल किस चीज़ पर रही है। तो जो भी नया कानून बनता है ना, उस पर बहसें जो हैं वो चलती रहती हैं। 1 सेकेंड, हाँ। सबसे पहले उन्होंने बताया संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदन के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित कर दिया गया। जो संविधान है उसके 76वें अनुच्छेद जो है, यानी कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 76 के अनुसार क्या किया है, जो भारतीय संसद है हमारी, जिसमें कौन कौन से सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके साथ साथ राष्ट्रपति को भी इसमें सम्मिलित जो है वो कर दिया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है। फिर सेकंड है द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों, देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व के दे सकता है। दूसरा लाभ संसद के प्रत्येक निर्माण पर दूसरे सदन में पुनर्विचार होते हैं। जो हमारे यहाँ पर, हमारी जो भारत देश है, इंडिया जो है, यहाँ पर हमने द्विसदनात्मक जो प्रणाली है वो अपनाई गई है। द्विसदनात्मक में क्या होता है, यानी कि यहाँ पर विधायिका के 2 स्तर हैं, यानी कि संसद के 2 स्तर हैं। कौन कौन से? हमारा है लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसा किया क्यों है भाई, ये क्वेश्चन उठकर आता है मन में। एक से काम क्यों नहीं चलाया, 2 क्यों किए? वो इसीलिए किए। इसके लाभ क्या होते हैं? पहला लाभ तो इसका ये होता है कि जो हमारे जितने भी समाज के जो वर्ग हैं, उनमें जो भी हमारे प्रतिनिधित्व हैं, वो हमारे क्या करते हैं, जो भी कानून निर्माण हो रहा है उसमें भागीदारी लेते हैं, ठीक है। पूरे जो भी पूरा समाज है उसमें जितने भी वर्ग हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ से आए हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, वहाँ पर कानून निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। सेकंड क्या होता है, इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि जो कानून, यानी कि जो विधेयक जो है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, प्रस्तावित किया जा रहा है, कहाँ पर? लोकसभा में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर वो वहाँ पर अपनी सहमति दे दे कि हाँ भाई हमने विधेयक पास कर दिया है, पारित कर दे वो अपनी तरफ से लोकसभा, तो फिर क्या होता है, वो विधेयक राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा जब अगर उस पर, मान लीजिए राज्यसभा को वो जो विधेयक है, यानी कि जो कानून अभी तक नहीं बना है, उसको हम विधेयक कहते हैं। जब वो कानून बन जाएगा तो उसको कानून कहेंगे, कानून बनने से पहले क्या कहते हैं, उसको विधेयक कहते हैं। तो उस विधेयक पर क्या करेगी राज्यसभा, थोड़ा बहुत विचार विमर्श करेंगी, बहसें होंगी बहुत ज़्यादा। बहस का जो हल है वो क्या निकल कर आता है कि जो भी कुछ इस विधेयक में कमी है वो वहाँ पर ऐड कर दी जाती है। तो हो सकता है कि राज्यसभा को वो पसंद ना आए और वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज दे। तो जो हमारा विधेयक है उस पर एक बार दोबारा से विचार होगा, यानी कि कानून बनने से पहले उसके ऊपर 2-3 बार जब विचार होता है तो वो जो कानून बनेगा आप खुद लगा सकते हैं कि वो कितना बेहतरीन बनेगा। इसलिए 2 सदनात्मक जो हमारी विधायिका है वो बहुत ही खास तौर पर भारतीय संसद में ली गई है, ठीक है। भारतीय ये जो हमारा देश है इसमें इसीलिए ली गई है। तो इसके महत्व पूछे जा सकते हैं, महत्व यानी कि लाभ, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा है, इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी कि जो हमारी ऊपरी सदन है, यानी कि जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, उसमें क्या है, कम से कम 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, यानी कि अधिकतर, ठीक है। और जो 12 होते हैं हमारे सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति चुनता है कि ये 12 सदस्य इस राज्यसभा में आएंगे। और जो 238 सदस्य होते हैं वो राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप के चुनाव से निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, जो राज्यसभा होती है ना हमारी, वो हमेशा स्थायी सदन कहलाती है। राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन होता है। अब स्थायी सदन होता क्या है, स्थायी का अर्थ क्या है, वो हमेशा के लिए जो भी वहाँ पर वो चुने गए हैं सदस्य, वो हमेशा के लिए वहाँ पर नहीं रहते हैं, उनको भी हटाया जाता है। पर कैसे हटाया जाता है, यानी कि एक जो सदस्य है उसका कार्यकाल कम से कम 6 वर्ष का होता है, ठीक है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है एक सदस्य का। तो
तो क्या किया जाता है, हर 2 वर्ष में हर एक सदस्य के क्या होते हैं, 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं। यानी कि आपके 250 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में है, तो जो 2 वर्ष होंगे, यानी कि अब से लगाकर चलो अभी 2022 से 2024 में क्या होंगे, जितने भी सदस्य हैं जिनके 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, यानी कि हर 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है वो दोबारा से होता है। अब जब ये जो सदस्य हैं वो हटाए गए तो दोबारा से होगा चुनाव, इसलिए जो 1/3 सदस्य हैं उनका चुनाव दोबारा से करवाया जाता है हर 2 वर्ष में। यानी कि जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का कंप्लीट हो जाता है उन्हें हटा दिया जाता है। इस तरीके से हमारी जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती है, इसीलिए उसको स्थायी सदन हमेशा से कहा जाता है। लेकिन लोकसभा जो है वो भंग होती है, इसलिए वो अस्थायी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। उसके बाद है जो अमेरिका है हमारा, अमेरिका जो है, अमेरिका के द्वितीय सदन यानी कि सीनेट जो है, अमेरिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट में प्रत्येक राज्य को क्या किया गया है, सामान्य जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया है। यानी कि जितने भी, जैसे कि हमारी जो राज्यसभा है उसमें हर राज्य के अकॉर्डिंगली दिया गया है ना, उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंगली। जैसे यूपी के जो सदस्य हैं वो ज़्यादा लिए गए हैं, सिक्किम के कम लिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश के कम लिए गए हैं, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या के अकॉर्डिंगली जो प्रतिनिधित्व है वो बांटा गया है। लेकिन जो हमारी अमेरिका होती है उसमें क्या किया गया है, उसमें सभी को एक समान दिया गया, यानी कि जो चीज़ न्यूयॉर्क को मिलेगी वही चीज़ वॉशिंगटन को मिलेगी, इस तरीके से। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ से जो भारत है उसमें अधिक संख्या वाले राज्यों को अधिक व कम संख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूपी है उसको ज़्यादा मिले होंगे सदस्य के प्रतिनिधित्व, और जो राजस्थान है उसको कम, फिर जो अरुणाचल प्रदेश है उसको और कम, और सिक्किम जो है उसको और कम। और ये सब किसके बेसिस पर किया जाता है, जनसंख्या के बेसिस पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अगर कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। उसके बाद है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्यताएँ, यानी कि जो राज्यसभा है उसका सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए आप सभी के अंदर। तो वो क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो। या दूसरी बात क्या है, 30 वर्ष की आयु का हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, यानी कि जो राज्यसभा है उसका जो चुनाव है, निर्वाचन वो किस तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और ये आपने अपने टर्म 1 में चैप्टर में पढ़ा था कि क्या प्रणाली होती है, तो इसे अभी डिफाइन नहीं करूँगी। उसके बाद नेक्स्ट है 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार जो राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। 1951 यानी कि 1951 में क्या किया गया था, एक ऐसा कानून बनाया गया था। उस कानून के अनुसार क्या था कि जो राज्यसभा है या फिर जो लोकसभा है उसके जो उम्मीदवार हैं उनका नाम किसी न किसी संसदीय जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें पंजीकृत होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ की गई थी। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है याद रखनी है। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ क्या होती हैं, वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखो, हमारे जो वो होते हैं विधेयक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य विधेयक, एक होता है वित्तीय विधेयक। जो सामान्य विधेयक होता है उस पर दोनों, जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका दोनों पर शक्तियाँ इक्वल होती है, सामान्य होती है। यानी कि अगर लोकसभा जो सामान्य विधेयक है उसको पारित कर देती है तो क्या होगा, वो फिर जाएगी राज्यसभा के पास। ठीक है, और राज्यसभा अगर उस पर अपनी मंजूरी नहीं अदा करती है, यानी कि उसको पारित नहीं करती है, तो क्या होगा, दोबारा से पुनर्विचार होगा, पूरी प्रक्रिया दोबारा से होगी। पहले वो लोकसभा के पास जाएगा, फिर दोबारा से राज्यसभा के पास आएगा, और जब जाके वो क्या बनेगा, वो एक कानून बनेगा। लेकिन ये जो वो शक्ति हैं, ये वित्तीय जो विधेयक होते हैं उसमें शक्तियाँ जो हैं वो राज्यसभा के पास कम हो जाती हैं। यानी कि मैंने कहा था कि सामान्य जो विधेयक होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास सामान्य जो शक्तियाँ हैं वो होती हैं। लेकिन वित्तीय विधेयक के केस में क्या होता है, जो राज्यसभा है उसके पास कम शक्ति होती है लोकसभा से। अगर वित्तीय विधेयक जो है सबसे पहले वो कहाँ पर पहुँचाया जाता है, वो पहुँचाया जाता है लोकसभा के पास। जैसे कि आपका जो वो सामान्य विधेयक होता है वो कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है, यानी कि चाहे तो हम उसे पहले राज्यसभा तक भेज सकते हैं या फिर पहले उसे लोकसभा में भेज सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं। लेकिन अगर जो विधेयक की बात की जाए, वित्तीय विधेयक की, तो उसे हमें पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित करना होता है और उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। और अगर राज्यसभा उस पर अपनी मंजूरी नहीं अदा करती है या फिर उसको 14 दिन का जो है वो टाइम दिया जाता है, टाइम लिमिट 14 दिन की होती है, अगर उसमें वो उस पर मंजूरी कर देती है कि हाँ भाई मुझे ये सही लग रहा है और इसे हम कानून बना सकते हैं, तो वो कानून बन जाएगा। अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर ऐसा कुछ नहीं करती है
तो भी वो कानून बनेगा, क्योंकि उस पर जो लोकसभा है उसकी सहमति जो है वो प्रकट कर दी है लोकसभा ने। यानी कि यहाँ पर लोकसभा के पास शक्ति है। राज्यसभा अगर नहीं भी करती है इसे पारित, तभी भी जो विधेयक है, वित्तीय विधेयक, वो क्या होगा, वो कानून जो है वो बन जाएगा अगर लोकसभा उसे पारित कर देगी तो। यहाँ से क्लियर है। फिर सेकंड है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जो लोकसभा है उसके पास संविधान संशोधन की जो शक्तियाँ हैं वो होती हैं और राज्यसभा के पास भी होती हैं। ये जो संविधान संशोधन की जो शक्तियाँ होती हैं ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास होती हैं, दोनों के पास सामान्य होती हैं। फिर है प्रशासनिक शक्तियाँ। मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में जो पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो प्रशासनिक शक्तियाँ उसमें क्या होता है, जो भी मंत्री होती हैं उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वो उसके लिए उनको उत्तर देना ही पड़ेगा राज्यसभा को। यानी कि राज्यसभा में उनसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए वो बाध्य होते हैं, उनको जवाब देना ही पड़ता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो विधेयक है वो पारित करवाना है उसके चलते हुए कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य शक्तियाँ क्या होती है, चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाए इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति ज़रूरी है। यानी कि अगर चुनाव है उसके लिए और महाभियोग लगाकर हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, आपातकालीन स्थिति जो होती है उसकी घोषणा करना, न्यायाधीश को उसके पद से हटा देना। ठीक है, ये सभी की सभी जो भी हमारे शक्तियाँ हैं दोनों में ही सामान्य होती हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। क्लियर है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। जो लोकसभा होता है वो भारतीय सदन का क्या होता है, निम्न सदन होता है। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। इसमें अधिकतम कितने जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं, मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं, 543 जो है वो निर्वाचित सदस्य हैं। उसमें से जो 2 सदस्य होते हैं वो कौन करता है, वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इनको एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है। जो 2 सदस्य होते हैं 500 किसमें से 543 में से 2 सदस्यों को क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति है वो उनको मनोनीत करता है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बताया लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आप सभी को पता होगा लोकसभा जो है उसके सदस्यों का चुनाव किससे किया जाता है, जो हमारी जनता होती है वो प्रत्यक्ष रूप से करती है उसका चुनाव। इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और लोकसभा कभी भी स्थायी नहीं होती है, ये भंग हो जाती है, यानी कि ये अस्थायी होती है। ठीक है, निर्धारित है परंतु उस समय से पहले भी भंग की जा सकती है। यानी कि जो लोकसभा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर ही भंग होगी, उससे पहले भी भंग की जा सकती है अगर किसी भी जो मंत्री है उसके ऊपर अविश्वास पत्र जो है वो पारित हो जाता है तो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब अस्थाई जो होता है उस शब्द का अर्थ क्या है, अस्थाई का अर्थ है कि वो स्थायी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि वो जो 5 साल का कार्यकाल है यदि उसका पूरा हो जाएगा तो उस पूरी लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा। यानी कि फिर दोबारा से लोकसभा के चुनाव होंगे, पूरी प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद दोबारा से जो सदस्य हैं वो वहाँ पर निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का मैंने अभी पिछले समझाया था पहले, थोड़ी देर पहले, कि राज्यसभा में क्या होता है, वो स्थायी होती है। यानी कि उसके जो चुनाव हैं वो हर 2 साल में होते हैं और 1/3 जो सदस्य हैं उनके चुनाव होते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 लोगों के सदस्य जो हैं चुनाव जो हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में जो संसदीय प्रशासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इस कार्यपालिका को हटाने की शक्ति प्रदान है। जो हमारी लोकसभा होती है वो क्या है, वो अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि हमारा जो भारत है उसमें संसदीय शासन प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है। और साथ ही ये शक्तिशाली क्यों होती है, क्योंकि इसका जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, देखो वैसे तो मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि जो लोकसभा है उसको निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो लोकसभा है उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है और जो राज्यसभा है उसके पास कम शक्तियाँ होती हैं। तो क्या करना है, आपको इसी ऑपोजिट वे में याद करना है। यानी कि जो लोकसभा है उसके पास क्या है, ज़्यादा शक्तियां हैं, तो इसका ऑपोजिट कर दो तो क्या आंसर निकल के आएगा, निम्न सदन। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसके पास कम शक्तियां होती हैं तो उसको बोलते हैं उच्च सदन। क्लियर है यहाँ से। और जो लोकसभा है उसके पास एक और अधिकार जो शक्ति है वो होती है किस चीज़ की, ये कार्यपालिका को भी हटा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो संसद है उसके कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं।
संसद के कानून जो होते हैं, संसद को पहला जो कार्य है वो यही होगा कि कानून बनाने का कार्य होता है। तो आपसे जो भी एक कार्य है, इसके प्रमुख जो भी कार्य हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको 4-5 कम से कम याद होने चाहिए और उनको एक्सप्लेन भी आपको करना आना चाहिए। तो सबसे पहला क्या कार्य होता है? कानून बनाना। जो संसद है वो कानून बनाती है। आप पूरी प्रक्रिया बता सकते हैं 4-5 लाइनों में कि दोनों सदनों में से जो विधेयक है उसको पारित करवाना पड़ता है, तभी वो एक कानून जो है बनता है। सेकेंड है कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। जो संसद होती है वो कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है, यानी कि प्रधानमंत्री पर नियंत्रण करती है ना, और राष्ट्रपति पर भी नियंत्रण करती है ना, मंत्रिपरिषद पर भी नियंत्रण करते हैं। और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी अंतर्गत आते हैं कार्यपालिका के। उसके बाद है वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, यानी कि जो बजट होता है उसको भी पारित करने का कार्य किसका होता है? संसद का होता है। उसके बाद है आपका संविधान संशोधन। मैंने आपको बताया संविधान संशोधन में जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उन दोनों की जो शक्तियाँ हैं वो सामान्य होती हैं, यानी कि अगर कोई भी जो संशोधन है वो संविधान में करना है तो उसके लिए हमें लोकसभा की मंजूरी भी चाहिए और राज्यसभा की मंजूरी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक की मंजूरी से कार्य जो है वो हो जाएगा, ठीक है, दोनों की मंजूरी चाहिए। इसीलिए संशोधन करने में भी जो है हेल्प करती है। और लोकसभा और राज्यसभा किसके अंतर्गत आती है? संसद के अंतर्गत आती है ना, तो उनके अगर आप कार्य लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा। उसके बाद है निर्वाचन संबंधी कार्य भी ये करते हैं, यानी कि जिनका जो निर्वाचन करना होता है वो सभी कार्य ये करती हैं। उसके बाद है आपका प्रतिनिधित्व भी करती हैं। ये बहस का मंच भी आप ये लिख सकते हैं कि ये बहस का मंच है। क्यों है बहस का मंच? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर कानून बनना होता है तो उसके बनने से पहले क्या होता है, कितनी सारी यहाँ पर बहसें होती हैं, जिसका जो परिणाम है वो क्या निकल कर आता है कि जो हमारा कानून बनने वाला है वो जो है वो और भी बेहतरीन हो जाता है पहले से। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो सवाल जवाब करती हैं कि ये कानून क्यों बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इस कानून की आवश्यकता क्या है। तो वो सब कुछ हमें पता चलता है। और हमें कैसे पता चलता है? न्यूज़ के थ्रू पता चलता है। आप सभी ने देख रखा होगा न्यूज़ में कितनी सारी जो बहस है वो दिखाई जाती है, हमें वो समझ में नहीं आती हालांकि, पर फिर भी संसद में जो बहस है वो होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद विदेश नीति जो है उस पर भी नियंत्रण करती हैं ये, यानी कि विदेश नीतियों में जो आ जाता है कि विदेश में क्या चीज़ें जानी चाहिए, निर्यात आयात का जो भी चीज़ें होती है वो भी संसद का कार्य होता है, उस पर मंजूरी देना, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका है जो लोकसभा है, लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि लोकसभा जो है उसके पास एक विशेष शक्ति होती है जो कि धन विधेयक के रूप में होती है, वित्तीय विधेयक जिसको हम बोलते हैं, धन यानी कि वित्तीय, ठीक है। तो धन विधेयक में क्या होता है कि जो भी अगर विधेयक बनना है, कोई भी अगर कानून जो है वो धन से रिलेटेड बनना है तो उस पर अगर लोकसभा की मंजूरी मिल जाती है तो फिर राज्यसभा की मंजूरी का वहाँ पर कुछ नाम मात्र के लिए हिस्सा होता है, यानी कि 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को क्या करना पड़ता है, उसके लिए अपनी अनुमति जो है वो देनी पड़ती है। वरना अगर वो नहीं देगी तभी भी वो जो धन विधेयक है वो पारित होगा ही, ठीक है। साथ में है परंतु प्रस्तुत करना और उसे संशोधित व अस्वीकार करना, यानी कि जो धन विधेयक है उसको प्रस्तुत करना और अस्वीकार करना भी लोकसभा के अंतर्गत ही आता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व जो है वो होते हैं। जो भी हमारे मंत्रिपरिषद हैं वो क्या है, वो लोकसभा के प्रति ही खाली उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो जवाबदेही हैं वो लोकसभा के प्रति ही होते हैं। उसके बाद है विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप, अनुच्छेद 107 से 112 कानून निर्माण। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि आखिरकार है क्या। देखो, जो विधेयक है ना वो आपके 2 प्रकार के हैं। पहला है यहाँ पे आपका सरकारी विधेयक, ठीक है। दूसरा है आपका गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक यानी कि जिसमें सरकार का हिस्सा होगा, गैर सरकारी जिसमें सरकार का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सरकारी विधेयक के अंतर्गत क्या आते हैं, जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, यानी कि जो विधेयक हमारे मंत्री जो हैं उनके द्वारा पेश किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी क्या होते हैं, संसद का अन्य कोई सदस्य पेश सकता है, यानी कि जो मंत्री नहीं भी है वो भी इस गैर सरकारी विधेयक को जो है प्रस्तुत कर सकता है, कहाँ पर, लोकसभा के समक्ष या फिर राज्यसभा के समक्ष, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारे सरकारी विधेयक है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं। उसमें भी बटे हुए हैं, पहला है धन विधेयक, दूसरा है साधारण विधेयक, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक। तो जो हमारा मंत्री होते हैं, यानी कि जो हमारे सरकारी विधेयक होते हैं उनमें वो किस किस के लिए भेज सकते हैं, पहला वो धन विधेयक भेज सकते हैं, दूसरा वो साधारण विधेयक भी भेज सकते हैं,
और तीसरा वो जो संविधान संशोधन है वो भी कर सकते हैं। फिर आता है जो संसद के जो सदस्य हैं वो पेश कर सकते हैं, यानी कि गैर सरकारी विधेयक, उसमें हमारे साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आते हैं। यानी कि जो संविधान संशोधन विधेयक और जो साधारण विधेयक हैं उनमें राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का सामान्य शक्तियाँ प्रदान होती है, लेकिन जो धन विधेयक है उसमें क्या है, उसमें लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ जो है वो प्रदान होती हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहला क्या होता है, प्रथम वाचन, यानी कि प्रथम वहाँ पे जो है प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है, उनके सामने ले जाया जाता है। उसके बाद है द्वितीय वाचन, क्या है, समितियाँ स्तर करनी, जो समिति स्तर है वो करना। फिर है समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करना, यानी कि जो भी ये विधेयक हमारे सामने आया है उस पर कुछ चर्चा भी तो होगी, कुछ तर्क वितर्क भी तो दिए जाएंगे। उसके बाद है तृतीय वाचन, ठीक है। फिर है दूसरे सदन में प्रक्रिया होती है, यानी कि तृतीय वाचन में क्या होता है कि जब एक सदन से हमें मंजूरी मिल जाती है तो फिर दूसरे सदन में हमें यही प्रक्रिया जो है वो दोहरानी पड़ती है। एंड लास्ट हमारा होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। हमने कार्यपालिका वाले चैप्टर में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो विधेयक को क्या कर सकता है, वही विधेयक को स्वीकृत करेगा और उसी के बाद वो क्या बनेगा, वो एक कानून बनेगा। जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक हम उसे कानून नहीं घोषित कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का एक अहम रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है संसदीय नियंत्रण के साधन। तो संसद है उसमें क्या होता है, उसमें नियंत्रण के लिए क्या होता है, बहस और चर्चा होती है, यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्तावन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बहस जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। जो कानून है उसमें स्वीकृति देना या फिर अस्वीकृति देना, कि लोकसभा अगर उसे पारित कर देती है, स्वीकृति दे देती है और राज्यसभा ना दे तो यहाँ पे अस्वीकृति हो जाएगी राज्यसभा की, इस तरीके से। उसके बाद है वित्तीय नियंत्रण जो हमारा होता है। नेक्स्ट आपका आता है अविश्वास प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव। जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है वो कब होता है, जब कोई गलत कदम यानी कि संविधान जो है उसका उल्लंघन किया जाता है तो क्या होता है, प्रस्ताव जो अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हो जाता है, जो भी सदस्य संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है। उसके बाद है संसदीय समितियां। तो संसद की समितियां क्या हैं, विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक ज़रूरी पहलू है। अब ऐसा तो नहीं है कि रोज़ रोज़ क्या किया जाएगा, रोज़ रोज़ संसद में बैठ के होंगी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करना किया जाता है, जो संसद है उसके लिए समितियां जो हैं वो तैयार की जाती हैं, समितियों का गठन किया जाता है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़रूरी भी होता है। ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करने और प्रशासनिक कार्यों पर जो निगरानी है वो रखने के लिए कार्य करती हैं। वे होती है हमारी संसद समितियाँ। उसके बाद है वित्तीय समितियाँ। वित्तीय समितियाँ क्या होती है, जो कि लोक लेखा, और सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, लेखा जोखा होगा, लेखा जोखा समिति जो होती है लोक लेखा समिति, यानी कि इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का जो खर्चा है वो किया जाता है। यहाँ जो लेखा जोखा समिति होती है उसमें क्या होता है, भारत सरकार जो भी खर्च कर रही है उसको क्या करना, उसको लिखना, किस तरीके से उसकी पूरी सूची बनाना, भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं, यानी कि ये सब देखना कि जो भी उन्होंने खर्च किया है वो सही रूप से किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। फिर है प्रांकलन समिति। प्रांकलन समिति क्या है, खर्च में किफ़ायत किस तरीके से की जा सकती है, यानी कि जो खर्च है किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद है लोक उपक्रम। लोक उपक्रम में क्या होता है, सरकारी उद्योग की रिपोर्ट की जांच करती हैं कि उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाया जा रहा है या फिर नहीं। जो लोक उपक्रम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सरकारी उद्योग होते हैं उसकी जो है वो रिपोर्ट, पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाती है और ये देखती है कि जो भी सरकारी उद्योग हैं वो सही से चलाए जा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर उसमें धोखाबाजी हो रही है या फिर पैसे चल रहे हैं, इस तरीके से जो भी देखना होता है वो कौन करता है, लोक उपक्रम, ठीक है। उसके बाद है विभागीय स्थायी समितियाँ। ये कौन सी होती है, इसमें तो होता है नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति और आश्वासन समिति, ठीक है। उसके बाद है तदर्थ समितियाँ। तदर्थ समितियाँ हमारी आ जाती हैं, देखो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी, आपसे पूछा जा सकता है कि संसद के कार्य क्या होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है, ठीक है, उसको परिभाषित कीजिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका तदर्थ समितियों में क्या आता है, विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने वाली जो भी रिपोर्ट तैयार करती है उसको हम कहते हैं तदर्थ समितियों के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जो भी विशिष्ट, जो भी अलग अलग जो विषय हैं
उनकी जांच पड़ताल करने का कार्य होता है इनका, और रिपोर्ट जो है वो तैयार करना। इनको समय समय पर गठन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित जो है वो करती है। जो संसद है वो स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। तो पहला मैं यहाँ पे बताया कि संसद का सार्थक व अनुशासित होना चाहिए। जो संसद है वो सार्थक और अनुशासित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मतलब जो सदस्य बैठे हुए हैं वो जागरूक ही ना हो। अगर वो उसके लिए जागरूक नहीं होंगे तो वो कार्य नहीं करेंगे, इसलिए वहाँ पर उनको जागरूक होना, अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड है सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो सदन है उसका अध्यक्ष क्या है, वो विधायिकी कार्यवाही के मामले में क्या है, सर्वोच्च जो अधिकारी है वो होता है। उसके बाद है दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया गया, 91 में संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। आपको पता है जो दल बदल था ना, उसके लिए संशोधन किया गया था हमारे भारत के संविधान में। वो कब किया गया था, 1985 में, जो कि 52वां संशोधन था। और फिर 52वें संशोधन के साथ में 91वां जो संशोधन हुआ था हमारा, उसमें भी इसको संशोधित जो है वो किया गया था। अब दल बदल निरोधक कानून आखिरकार है क्या। ये क्या था कि जो दल थे ना, लालचवश या फिर जो भी उनके मन में लालसा होती है, उसे लेकर वो अपना जो दल है यानी कि जो अपनी पार्टी है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे क्या होता था, इससे काफ़ी मुसीबत होती थी। कभी किसी पार्टी में रहते, कभी किसी पार्टी में चले जाते, इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस का अगर कोई सदस्य है तो बीजेपी में चला गया, अगर बीजेपी जीत गई तो इससे काफ़ी मुश्किल होती है ना। इसीलिए ये जो कानून है बनाया गया। और इसके अंतर्गत क्या था, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे, उसे दल बदल कहा जाता है। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकते हैं। यानी कि जो कोई भी अगर ऐसा सदस्य है, अगर वो दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद कोई ऐसा कार्य करे या फिर अपना दल जो है वो बदले और कुछ करे, तो क्या करना पड़ेगा, दल की सदस्यता से उसे त्याग पत्र जो है वो देना पड़ेगा, जो दल है उसकी सदस्यता से। कि अगर वो अभी जो है वो किस पार्टी में, अगर वो अभी कांग्रेस की पार्टी में, तो उसे पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा वहाँ से, और फिर ही वो बीजेपी में शामिल हो सकता है। इसी ही दल बदल जो है वो कहा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य से 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश इकाइयाँ हो गई हैं, ठीक है। अभी तो एक चेंज हो गया है ना, अभी एक और ऐड हो गया, आप सभी को पता है। और फिर इन्होंने बताया कि इसकी जो भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया, और दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि उस पर केंद्र से जो है ऑर्डर चलते हैं, केंद्र का राज चलता है वहाँ पर, ठीक है। ये एक तरीके से ये मान सकते हैं आप। वहाँ पर जो भी कानून बनाने होंगे वो केंद्र बनाएगा, ना कि वहाँ, जैसे हमारा दिल्ली है, हमारे दिल्ली में सीएम भी है यानी कि चीफ मिनिस्टर है, लेकिन काफ़ी सारे जो कार्य होते हैं वो केंद्र जो है उसी के जो कानून बनाता है वही लागू होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों पे। उसके बाद है भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। यानी कि जो राज्य मंडल है हमारा, विधानमंडल जो है हर राज्य में वो क्या है, उसकी जो भी व्यवस्था है वो एक समान नहीं है, सब में अलग अलग है, ठीक है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। जो राज्य हैं किसी किसी में एक सदनीय व्यवस्था और किसी किसी में द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो की गई है। अब यहाँ पे है राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है, जिसमें कि निम्न सदन का विधानसभा और उच्च सदन का विधान परिषद कहा जाता है। जो राज्य होते हैं उसमें भी विधानमंडल बांटे हुए हैं कानून निर्माण के लिए। तो पहले जो निम्न सदन होता है उसको हम विधानसभा कहते हैं, और जो उच्च सदन होता है उसको हम विधान परिषद जो है कहा जाता है। तो द्विसदनीय राज्य हमारे कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये 6 जो राज्य हैं, बाकी सभी राज्य एक सदनीय। यानी कि जो ये 6 राज्य आपने भी यहाँ पे पढ़े, ये नाम, ये क्या है, ये द्विसदनीय है, बाकी सब क्या है, एक सदनीय है। अब विधानसभा की जो शक्तियाँ हैं वो क्या होती है, विधायी कार्य शक्तियाँ होती है, उसके पास वित्तीय शक्तियाँ होती है, कार्यपालिका के ऊपर जो नियंत्रण है उसकी शक्तियाँ होती है, चुनाव संबंधी कार्य में शक्तियाँ होती है, और संविधान संशोधन की शक्तियाँ उनके पास जो है वो होती है। आप सभी को पता है, हमने भी ऊपर पढ़ा था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो विधान परिषद है उसके पास क्या शक्तियाँ होती है। अभी वहाँ हमने ऊपर पढ़ा कि विधानसभा के पास क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद के पास क्या होती है, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। किसका? विधानमंडल का, राज्यों के विधानमंडल का। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें विधायी शक्तियाँ होती है, वित्तीय शक्तियाँ इसके पास भी होती है, कार्यपालिका की शक्तियाँ भी इसके पास होती हैं। जो तीनों सेम शक्तियाँ थी वो तीनों की तीनों सेम शक्तियाँ इसके पास भी हैं। उसके पास क्या, उसके पास संविधान संशोधन की शक्ति इसके पास नहीं है। दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हैं हुए संविधान ने विधानसभा को बहुशक्ति वाली प्रभावशाली स्थिति प्रदान की, यानी कि ये जो है दोनों ही समान है। राज्य विधानपालिका में ये दोनों ही जो अंग हैं विशेष रूप से सामान्य होते हैं, आवश्यक होते हैं, लेकिन फिर भी जो संविधान है उसमें विधानसभा को क्या दिया गया है, अतिरिक्त शक्ति दी है विधान परिषद के, यानी कि जिसकी लोकसभा को अतिरिक्त शक्ति मिली है राज्यसभा के, वैसे ही राज्यसभा में भी क्या है, जो विधानसभा है उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिली है विधान परिषद से, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था कि इसको ये वाली शक्ति ज़्यादा मिली है ना, ये वाली और ये वाली। ठीक है, चुनाव संबंधी कार्य की शक्तियों और संविधान संशोधन की जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा मिली हुई है। तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर जो 5 है ना वो कंप्लीट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस का। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या फिर नहीं। साथ ही साथ अभी नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाऊँ वो भी बताना, और कैसी तैयारी चल रही है वो भी बता सकते हो। तो मिलते हैं इसके पार्ट जो चैप्टर नया होगा पॉलिटिकल साइंस का उसमें। तब तक के लिए अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन से कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बाय द वे नाम है यूनिक क्लासेस टेलीग्राम का, एंड इंस्टाग्राम का भी यूनिक क्लासेस है, तो वहाँ पे फटाफट से फॉलो एंड ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।